Hello students, welcome back to the Science Coach, and in this video we are going to talk about the third type of electron displacement, that is resonance. So this phenomenon of resonance was introduced by the scientists when they found that the Lewis structures, they are not able to explain the behavior of some of the organic compounds such as benzene. That is, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में जिनका हम स्ट्रक्चरल बिहेवियर लुईस स्ट्रक्चर्स के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ऐसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि बेंजीन. अब लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. दिस बेंजीन इज मेड अप ऑफ C6 and H6. दैट इज, दिस बेंजीन हैज़ कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड and कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड. Therefore, the benzene should exhibit two different type of bond lengths. That is, it should contain a bond length of 154 picometer, which is the carbon-carbon single bond, and it should also contain the carbon-carbon double bond length of 134 picometer. But experimentally, ये देखा गया कि the bond length is uniform in the whole benzene, and this value comes out to be the intermediate value of 154 picometer and 134 picometer. What I mean by this कि जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ थी that was found in the benzene was 139 picometer, और वो 154 और 134 picometer के इन बिटवीन वैल्यू है. मतलब ना ही बेंजीन में एक फुली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वैल्यू है, ना ही उसमें एक डबल बॉन्ड की वैल्यू है, बट वो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू एक बीच की एक वैल्यू है. वाई इट इज़ हैपनिंग? वाई इट इज़ नॉट शोइंग अ प्रॉपर बॉन्ड लेंथ वैल्यूज ऑफ 154 and 134 picometer? So this all made scientists curious about that what is the actual phenomenon occurring behind this, and finally they come to the conclusion and the resonance was discovered. So according to resonance theory, हम बेंजीन को ईदर स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉर्मली. सो सी, इन स्ट्रक्चर 1 द कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 दे कैरी अ सिंगल बॉन्ड, while in structure 2 the carbon number 1 and carbon 6 they carry double bond in between. It means कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये पाए बॉन्ड्स जो हैं ये पूरी रिंग में सर्कुलेट हो रहे हैं. यही तो रीज़न है कि बेंजीन रिंग में बॉन्ड लेंथ की वैल्यू एक इंटरमीडिएट वैल्यू है. सो दिस फिनोमिनन दिस सेज कि द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स, रादर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज़ अ हाइब्रिड ऑफ दीज टू. हाइब्रिड मतलब कि वो दोनों स्ट्रक्चर्स का एक मिक्सचर है, एंड इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. ऑलराइट, सो अब मैंने बोला कि ये एक दोनों का हाइब्रिड है. इट मीन्स जैसे कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में देखो कि एक मोमेंट पे इसके अंदर डबल बॉन्ड है, एंड सेकंड ही मोमेंट सेकंड स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है. इट मीन्स कि पूरी बेंजीन रिंग में ये सिचुएशन हर टाइम बनी हुई है कि कभी डबल बॉन्ड बन रहा है और कभी वहाँ पे नेक्स्ट ही मोमेंट पे सिंगल बॉन्ड है. दिस ऑल इज अकरिंग ड्यू टू resonance. So let us discuss the resonance and the cause of shifting due to resonance in detail. So resonance क्या है? Resonance is the complete shifting of electrons whenever there is a conjugation in the system. ठीक है, तो क्या होगा, रेजोनेंस में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो शिफ्ट करेगा. ऑलराइट, तो इस रेजोनेंस के फिनोमिनन में कभी भी कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं होता है. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो रेजोनेंस होती है वो विद इन अ मॉलिक्यूल होती है. ठीक है, उसके लिए कोई भी अटैकिंग रिएजेंट नहीं चाहिए होता है, ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल ना ही कोई इलेक्ट्रोफाइल. ऑलराइट, सो अब ये अटैकिंग रिएजेंट अगर नहीं है फिर भी ये रेजोनेंस अपने आप कैसे हो रही है, कैसे जो बॉन्ड है वो विद इन द मॉलिक्यूल शिफ्ट हो रहा है. द रीजंस लाइज इन द कॉन्जुगेशन. ठीक है, व्हाट आई सेड कि whenever there will be a conjugation the shifting of the electrons will be there. ठीक है,
तो अब ये कॉन्जुगेशन सिस्टम ये है क्या? सो लेट अस डिस्कस दैट. सो if I have to define conjugation in the scientific terms, so the conjugation is the system having parallel p orbitals along with at least one pi electron pair. I will explain this definition with the examples, but अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ कि आप किसी मॉलिक्यूल को देखो और आपको समझ आ जाए कि इस मॉलिक्यूल में जी कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट कर रही है और इसमें रेजोनेंस होगी. So how can you determine that? So if there is a presence of pi electron pair, lone pair or negative charge leaving one position, तो वहां पे conjugation होगी. So here look at this example. So I have taken a carbon chain which contains two double bonds, and how these double bonds are there arranged? There is presence of one double bond, then एक पोजीशन छोड़कर फिर से एक डबल बॉन्ड है. सो दिस इज जनरेटिंग अ कॉन्जुगेशन. तो कॉन्जुगेशन कैसे जनरेट होती है? जब भी कोई डबल बॉन्ड हो, कोई लोन पेयर हो, कोई भी नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, किसी भी कार्बन चेन में एक पोजीशन छोड़कर किसी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के बाद, ठीक है, कोई भी, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, एक पोजीशन छोड़कर, जैसे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक पोजीशन छोड़कर फिर से पाई बॉन्ड आ गया. नेक्स्ट कोई सिचुएशन हो सकती थी कि पाई बॉन्ड है, एक पोजीशन छोड़कर यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन अगर कहीं भी जनरेट होती है देन इट जनरेट्स अ कॉन्जुगेशन. और इस कॉन्जुगेशन की वजह से अब क्या होगा? अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन डेवलप होगी तो क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी अटैक हो सकता है और ये रिएक्शन किसी भी में प्रोसीड कर सकता है ये मॉलिक्यूल. सो व्हाट विल इट डू? दिस पाई बॉन्ड इट कैन शिफ्ट टू दिस. ऑलराइट, अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा. अब ये कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन जो है जिसने अब आगे फिर से डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, क्या ये 5 बॉन्ड बना सकता है कार्बन? 1, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 5वां इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है. तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो पाएगी इसके लिए? नहीं. मतलब अगर मैं आपको इसको लिख के बताती हूँ कि ये सिचुएशन जो होगी वो इस तरह की हो जाएगी. अगर यहाँ से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके इस पोजीशन पे आ जाता है तो इस कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ये रिमूव होके वो इस वाले के पास चला गया. ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया. इस कार्बन के पास देखो, इस कार्बन ने पहले 4 बॉन्ड बनाए थे, 1, 2, 3 एंड 4 हाइड्रोजन के साथ. तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, जो कि इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट. कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स. ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड जो होगा इसको इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो दैट विल बी CH2, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, देन CH2 नेगेटिव एंड यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था. इट मीन्स दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर द ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है. ये स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा बीच में, बिकॉज यहाँ पे कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड्स बना रहा है, जो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से कॉन्जुगेशन होने की वजह से हुआ क्या कि जो मेरा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था वो शिफ्ट कर गया कहाँ? इन दोनों कार्बन्स के बीच में. सी, इन दोनों कार्बन्स के बीच में. एंड जो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन था ये शिफ्ट कहाँ कर गया? इस कार्बन के ऊपर. सी हियर नेगेटिव चार्ज. जिस वजह से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था जो पहले यहाँ पे लोकलाइज था और इस केस में यहाँ लोकलाइज था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुआ? अब पूरी कार्बन चेन में डिस्पर्स हो रहा है, वो पूरी कार्बन चेन में घूम रहा है. ठीक है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं डीलोकलाइजेशन. तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की क्या हो रही है? डीलोकलाइजेशन हो रही है. सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड
डीलोकलाइज होता रहता है किसी भी हमारी कार्बन चेन में, उतना ही वो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता रहता है. सो आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन इन सर्टेन वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट ये जो कॉन्जुगेशन है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई देम. There are some of the tips which I am discussing with you with certain examples. So there are 6 ways. If you identify these, then you can easily know that which molecule is going to show. So the first tip is, if you see a double bond separated by a positive charge, then the conjugation will arise and the shifting of the bonds will start. So second tip is, if you see a double bond separated by a negative charge. Then the third tip is, if you see a positive charge separated by a lone pair. The fourth tip is, if you see a double bond separated by half filled p orbital. Then the fifth tip is, if you see a double bond separated by a double bond. And then the last is, if you see a negative charge separated by a vacant d orbital. So these all generate conjugation in the molecule and hence the resonance occurs. So see the first example. I am discussing the first tip and I am giving you the example for that. So यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड जो है वो सेपरेटेड है पॉजिटिव चार्ज से. सो ये देखो, ये मैंने कार्बन चेन ली है. सो इसमें क्या हो रहा है कि आई हैव अ डबल बॉन्ड, उसमें सेपरेशन है, एक सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन अ पॉजिटिव चार्ज. सो कॉन्जुगेशन अराइज हो गई यहाँ पे. तो अब क्या होगा, अब ये जो है डबल बॉन्ड होगा, अब दिस विल शिफ्ट टू दिस कार्बन. ठीक है. सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज दिस. क्यों? बिकॉज ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ, देन द पॉजिटिव चार्ज जो था, इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल गया यहाँ से. यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का इसी के पास रहा जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसके पास यहाँ. ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन को मिल गया, जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज जो था यहाँ से वो न्यूट्रलाइज हो गया. बट द पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जनरेट होगा? इस कार्बन के ऊपर. वाई? बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रॉन था, इट हैज नाउ शिफ्टेड टू दिस. ऑलराइट. सो जिस वजह से अब क्या हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी थी, आई मीन जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था, वो क्या हो रहा है, यहाँ से वो शिफ्ट हो रहा है टू दिस पोजिशन. ऑलराइट. सो जिस वजह से अब इस मॉलिक्यूल में क्या हम कह सकते हैं, इस मॉलिक्यूल के टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है. इसके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं. अब एक्चुअल में होता क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कह तो देते हैं, इसके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बट ये सब हाइपोथेटिकल बात है. ठीक है. तो किसी भी टाइम पे, किसी एक मोमेंट पे वो स्ट्रक्चर इस कंडीशन में हो सकता है, नेक्स्ट ही मोमेंट में वो स्ट्रक्चर सेकंड वाले फेज में हो सकता है. सो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल अगर मैं इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर लिखूं कि ये कैसा होगा, सो ओवरऑल स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. सो यहाँ पे कभी डबल बॉन्ड आ रहा है, कभी जा रहा है, यहाँ पे भी कभी डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, कभी नहीं है. ठीक है. सो ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है. सो अगर मैं आपको अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, कि अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना कि मैंने कॉन्जुगेशन की आपको डेफिनेशन बताई थी, दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ parallel p orbitals. If you remember from the last slide, there is a presence of parallel p orbitals with at least 1 electron pair. अब ये देखो, ये कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. मतलब इन सबके पास क्या है, 1 जो है वेकेंट p ऑर्बिटल है. Am I right? 1 वेकेंट p ऑर्बिटल है. इट मीन्स इस कार्बन को अगर मैं इसका वेकेंट p ऑर्बिटल बताऊं तो वो कुछ इस तरह का है. ठीक है. इसने ये सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है और इसका जो है वेकेंट p ऑर्बिटल इस तरह का है, एंड इसके पास जो है, मैं आपको दिखाई देती हूँ. ठीक है. कुछ इस तरह की सिचुएशन है.
ठीक है, इनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल्स हैं। सो ये हाइड्रोजन्स जो हैं इसके साथ अटैच्ड। सो अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग कि ये यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, यही है, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है। सो अर्लियर यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन थी, बट फाइनली क्या हुआ, ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होके इन दोनों के बीच में यहां बन गया, दिस सिचुएशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्जुगेशन सिस्टम में देयर इज अ पैरेलल, अब ये सारे क्या हैं, पैरेलल p ऑर्बिटल्स हैं विद एटलीस्ट 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। सो नाउ सी दिस सेकंड टिप। So second tip was कि there will be the presence of double bond separated by a single bond and a negative charge. So the example is this. So यहाँ पे एक कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर एक नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज जो है अब ये डी इंटेंसिफाई होने की कोशिश करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट हेयर। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इट मीन्स अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो क्या होगा कि ये जो है CH2 से शिफ्ट करके बॉन्ड यहां आ गया। तो अब ये जो कार्बन नंबर 2 था यहाँ पे, अब इट कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, इस करके इस बॉन्ड को शिफ्ट करना पड़ेगा इस कार्बन के ऊपर। सो ड्यू टू विच जो ये वाला कार्बन होगा इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज अगेन फर्स्ट एंड द सेकेंड। सो दिस आर अगेन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर दिस मॉलिक्यूल। ठीक है। सो थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन सिस्टम इज अ पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ लोन पेयर। सो लुक एट द एग्जांपल हियर, देयर नाइट्रोजन इज कंटेनिंग 1 lone pair and this lone pair is separated by 1 single bond and there is a positive charge. So what will happen? This lone pair will be donated to the ring and the resonating structures which appear will be this. So due to the donation of this lone pair, this nitrogen will contain a positive charge. All right. So moving to the next example. So this example is a double bond separated by half filled p orbital. All right. So इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, मेरे पास लोन पेयर अब नहीं है। So अब अगर ये लोन पेयर होता तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको शो करती with 2 dots. बट अब ये लोन पेयर नहीं है, देयर इज अ सिंगल, दैट इज इट इज अ पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल। सो अब यहाँ पे क्या होगा जी, सबसे पहले रेजोनेंस तो होगी लेकिन होमोलिसिस होती है। होमोलिसिस का मतलब क्या होता है कि कोई अगर बॉन्ड है तो वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस कोई ज्यादा नहीं होते हैं, और जो ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है जब ये ब्रेक करेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा जी, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ऑलराइट, तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन इनके पास ही रहेगा। सो सिमिलरली यहाँ पे दिस इलेक्ट्रॉन या फिर दिस फ्री रेडिकल ये जब यहाँ शिफ्ट होगा उससे पहले ये वाला जो बॉन्ड है, जो ये इलेक्ट्रॉन है एंड ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी होमोलिसिस हो जाएगी। एक्चुअली सी मैंने ये वाले एरोज यूज किए हैं। इन एरोज का मीनिंग यही होता है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट होगा। तो जब ये होगा तो इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो आएगा इसका और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। ऑलराइट, सो इसके भी ऐसे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सो लुक एट द 5th एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल द डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय अ डबल बॉन्ड। ऑलराइट, यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ गई, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो ये इसके ऊपर शिफ्ट करेगा। So the resonating structure will be like this. All right. तो next example is जो नेगेटिव चार्ज है that is separated by a vacant d orbital. So इस केस में भी एक कॉन्जुगेशन अपीयर होगी और रेजोनेंस होगी। So मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। I am taking here 2 compounds. ठीक है, एक है CH2Cl नेगेटिव एंड सेकेंड इज CH2F नेगेटिव। तो अगर इन दोनों कंपाउंड्स को देखें, ये क्वेश्चन आता होता है इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। ऑलराइट, तो अगर हम इसको चेक करें, वी विल से कि फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देन क्लोरीन
तो क्या होगा जी, फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये इस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से ये नेगेटिव जो होगा वो आयन जो होगा स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स वाई दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस, बिकॉज इस केस में नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी स्टेबलाइज नहीं होगी कंपैरेटिवली टू दैट ऑफ दिस, क्योंकि क्लोरीन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है लेकिन फ्लोरीन से कम शो करता है. बट दिस ऑल कंसेप्ट डज नॉट अप्लाई हेयर. एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज, अब यहां पे क्लोरीन के पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, लेकिन फ्लोरीन के पास भी कोई डी ऑर्बिटल नहीं है. अब उसकी वजह से क्या होगा कि यहां पे कॉन्जुगेशन अपीयर हो जाएगी. अब अगेन क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कैसे स्टेबलाइज करेगा खुद को, विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस. अब क्या होगा, ये जो है अपनी जो डेंसिटी है वो इसके डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज होगा दैट विल बी डी लोकलाइज्ड एंड द कंपाउंड विल गेट स्टेबलाइजेशन. दैट्स द रीजन कि CH2Cl नेगेटिव इज more stable than that of CH2F negative. Alright, so what was the reason behind it? The reason was the resonance. And the resonance क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे conjugation appear हुई वो vacant d orbital की presence के होने करके. So till now we have seen कि अगर conjugation system develop होगा किसी organic compound में, then वो molecule resonance undergo करेगा. बट लेट अस फाइंड आउट कि कॉन्जुगेशन ऐसा क्यों करवा रही है रेजोनेंस. मॉलिक्यूल को क्या बेनिफिट होगा कि वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करवा रहा है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर. सो लेट अस डिस्कस दैट. सो कभी भी जब रेजोनेंस होती है वी हैव सीन, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूं कि वी हैव सीन कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किस तरह से डीलोकलाइज होती है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन सिस्टम अपीयर हुआ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अ नेगेटिव चार्ज, जिस वजह से क्या हुआ, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके डेवलप हो गए. तो इस तरह से मॉलिक्यूल रेजोनेंस अंडरगो कर गया. सो अब यहाँ पे हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था जो पहले यहाँ पे और इस रीजन में जो लोकेट हुआ था इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो डिस्पर्स होना शुरू हो गया, डीलोकलाइज होना स्टार्ट हो गया. सो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज हो जाता है या डिस्पर्स हो जाता है तो जो कोई भी अटैकिंग रिएजेंट होगा तो उसके ऊपर विगरस अटैक नहीं करेगा. अगर वो अटैक विगरस नहीं करेगा तो जो प्रोडक्ट होगा वहां पे एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा नहीं होगी और जो मॉलिक्यूल होगा वो रिलेटिवली स्टेबल होगा. इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. सो लेट्स से मैंने एक जगह पे एक टेबल पे बहुत सारी टॉफीज और चॉकलेट्स रख दी, ठीक है. अब आई एम हैविंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और मैं उनको बोलती हूँ कि आप जाओ और वहां से वो टॉफीज और चॉकलेट्स जो है वहां से उठा के ले आओ. अब सब बच्चे जो होंगे एकदम से उन टॉफीज और चॉकलेट्स को उठाएंगे और क्या होगा, वहां पे एक हैवॉक क्रिएट हो जाएगा उस टेबल के अराउंड कि मुझे उठानी है वो चॉकलेट. तो मतलब अटैक क्या होगा, बहुत विगरस होगा. अगर यही चीज को मैं क्या करती, उसी टेबल के ऊपर मैं थोड़ी सी टॉफीज यहाँ, थोड़ी सी यहाँ, थोड़ी सी यहाँ, इस तरह से डिस्पर्स्ड वे में मैं उसको रख देती और मैं कहती जाओ वहां से उठा के लाओ. तो क्या होता, कुछ स्टूडेंट इसके ऊपर अटैक करेंगे, कुछ इसके ऊपर, कुछ इसके ऊपर और कुछ इसके ऊपर. तो क्या हो गया, मतलब अटैक तो हुआ मॉलिक्यूल के ऊपर लेकिन अब कंपैरेटिवली वो अटैक अब विगरस नहीं होगा. ऑलराइट, इट मीन्स वो कंडीशन कैसी होगी, स्टेबलाइज्ड कंडीशन होगी. चाहे उसमें मॉलिक्यूल रिएक्शन अंडरगो करेगा बट वो स्टेबलाइज्ड कंडीशन होगी. सो दिस इज द रीजन कि जो रेजोनेंस होती है दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हाई स्टेबिलिटी, बिकॉज उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इट गेट्स डीलोकलाइज्ड. जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. मतलब अगर कोई भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस अंडरगो कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वो मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली बाकियों के जो रेजोनेंस नहीं शो कर रहे हैं उनसे ज्यादा स्टेबल होगा. हमेशा ये पेट रूल है, याद रखना. अगर कहीं पे भी रेजोनेंस आ जाती है, चाहे कोई कंपाउंड इंडक्टिव इफेक्ट शो करे, इलेक्ट्रोमेरिक शो करे, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करे या कुछ भी हो, लेकिन वो कंपाउंड जो रेजोनेंस शो करेगा वो हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. ठीक है. और सेकंड पॉइंट इज व्हाट, सेकंड पॉइंट इज
जितने ज्यादा, अगर अब मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स है, दोनों ही रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे कि दोनों में से कंपैरेटिवली स्टेबल कौन है? सो जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन करता है और वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर द डीलोकलाइजेशन, एंड मैक्सिमम विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. So I hope you are getting कि what I am saying, and this whole what I said abhi, that was the cause of resonance. Alright, so now let's move to the next topic, that is the resonance energy. So अब resonance energy क्या हुई जी? So actual में जो एनर्जी होती है किसी स्ट्रक्चर की, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कि वो रेजोनेंस हाइब्रिड है. अब आई होप आप हाइब्रिड का मतलब समझ रहे हो. अगर मैं यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिड बनाऊं तो मैं उसका हाइब्रिड कैसे बनाऊंगी? यहाँ पे CH2, अब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, इस बॉन्ड पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है और ये नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है. तो ये क्या है? मेरा एक रेजोनेंस हाइब्रिड है. ये दोनों क्या थे? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, एंड दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड. तो किसी की रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है जी? सो द एनर्जी ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रक्चर, वो हमेशा क्या होती है? कम होती है, ठीक है, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से. ठीक है, ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बिकॉज यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है. तो रेजोनेंस एनर्जी होगी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होगी माइनस डिफरेंस उसका हम लेंगे माइनस द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब इन दोनों में से जिसकी एनर्जी कम होगी उस एनर्जी को अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर में से अगर माइनस कर देते हैं तो वो उसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड to that of the lowest energy resonating structure is called resonance energy. So we will discuss all of this, what is resonance energy and what are the ways you can find out the which resonating structure is more stable and will have the less energy. All this we will discuss in the second part of this video. So I hope till here you got the point of the resonance and this video was helpful for you. And do like, comment and subscribe to the channel if this video was useful for you. Thank you.